मेरे साथ क्वेश्चन पेपर देखिए जरा, आपको क्वेश्चन पेपर भी विजिबल होगा। अब क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। अब इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार किस किस तरह की चीजें, क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं, कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। यहां मैं थोड़ा जूम करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये 2023 का पेपर है। एथिक्स में दो सेक्शंस आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए जो होता है वो 130 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी 120 मार्क्स का होता है। जो सेक्शन ए है उसके अंदर इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनके ऊपर बहुत मेहनत करके उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे और आंसर करेंगे। ठीक वैसे जैसे किसी भी जीएस पेपर में हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे किया जाएगा। सेक्शन बी जो होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द केस स्टडीज। उसमें आपको 6 केस स्टडीज मिलती हैं और एवरी केस स्टडीज ऑफ 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपको पूरा ये जो है आपका प्रिपेयर करना होता है। अब किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, प्लीज हैव अ लुक विद मी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल इंटीग्रिटी, व्हाट इज प्रोफेशनल एफिशिएंसी, क्यों जरूरी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, उसके बाद सिलेबस बताऊंगा, इसके पीछे का प्लान है। प्लीज घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि सर ये कैसे कैसे वर्ड्स हैं, सर हमें तो कुछ भी नहीं आता। प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये जितनी भी चीजें जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप सब इन चीजों में परफेक्ट हो चुके होंगे। यू हैव माय प्रॉमिस, राइट। तो लेकिन अभी एक बार मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं कि आपके मन में एक आइडिया हो जाए। जब आप सिलेबस को इसके बाद पढ़ोगे, सिलेबस में क्या कवर करना है समझोगे, तो साथ साथ आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर चलता रहेगा। और यही मैं चाहता हूं कि जितनी बार आपको इस सिलेबस पढ़ोगे या मेरे साथ ये टॉपिक्स पढ़ोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर चलना चाहिए कि अरे हाँ सर, ये तो पेपर में पूछा गया था। तो ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका फोकस उस टॉपिक पे ज्यादा हो जाएगा। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे अलग से मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी दो बड़ी की टर्म्स पूछी हैं, लेकिन दोनों को एक्सप्लेन करना था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में। और एथिक्स का एक ऐसा पेपर होता है एथिक्स का, जहां पे आपको बहुत मौके मिलेंगे एग्जाम्पल्स लिखने के। तो अभी से शुरू से हम कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक हम डिस्कस करें उसके ऊपर हम एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेरे वाले यूज करो, ये एग्जाम्पल बिल्कुल जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक वाले यूज करो, ये तुम्हारे खुद के एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। तो जब मैं आपसे एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप लोग भी अपने अपने दिमाग में जो भी एग्जाम्पल आएंगे आप मेरे साथ शेयर करना, ताकि उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। रटे रटाया एग्जाम्पल लिखोगे वो मजा नहीं आएगा पेपर में। अपने आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करके खुद के टॉपिक्स, खुद के एग्जाम्पल लिखोगे, तुमको भी मजा आएगा, एग्जामिनर को भी मजा आएगा। समझ रहे हो। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। अलग से टॉपिक है हमारे पास एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस करके। इंटरनेशनल एड जो मदद करती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्रीज की मदद करती हैं, इट इज एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग द रिसोर्स चैलेंज कंट्री। कॉमेंट ऑन द एथिक्स इन कॉन्टेम्परेरी इंटरनेशनल एड। इंटरनेशनल रिलेशंस का ही पार्ट है। जो कोई भी, अब यूएसए ने किसी गरीब कंट्री की मदद करी, अफ्रीका की किसी कंट्री में डोनेशन किया भारत ने, तो ये इंटरनेशनल एड के भी अपने एथिक्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन था, करप्शन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द कोर वैल्यूज इन सोसाइटी। ये जो लाइन है ये डायरेक्टली हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगी, डायरेक्टली बुक से लाइन आई है। करप्शन कब होता है? जब कोर वैल्यूज फेल हो जाए। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन सोसाइटी? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी कोर वैल्यू फेल होने पे करप्शन होगा और आप क्या क्या करोगे, क्या करोगे आप। और तुमको यहाँ पे ये जब एग्जाम्पल लिखते हो, जो ये वाला पेपर आप सॉल्व करोगे ना, जीएस पेपर 4, अपने आप को एज अ सिटीजन भी सोचना है, अपने आप को एज अ सिविल सर्वेंट भी सोचना है। मतलब ऐसे ऐसे लेमैन वाले एग्जाम्पल नहीं लिखने, थोड़ा सा सिविल सर्वेंट की
पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना कि यार मैं क्या ऐसा करूंगा कि ये कोर वैल्यूज आपकी डेवलप हो जाए। ठीक है, इसी तरह से आप देखिएगा एक यहाँ पे क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सम सुटेबल एग्जांपल। ये फिर से आपका वर्क एनवायरमेंट को लेकर के जो आपका होता है, वर्क एनवायरमेंट में जो वर्किंग कंडीशंस के एथिक्स होते हैं, वो वाला टॉपिक यहाँ पे आएगा कि कोअर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, ये एक बहुत कॉमन तरीका यूपीएससी ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब अलग से हमारा एक यूनिट है, एक अलग से चैप्टर आता है जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स फिलोसफर्स इन एथिक्स। तो ये एक अलग से यूनिट है बहुत, इसमें सारे रिफॉर्मर्स, सारे फिलोसफर्स, इंडिया के बाहर के अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको ऐसे 3 कोटेशन दे देते हैं और what do each of these quotation convey to you in the present context। इन महात्मा गांधी ने तो आज से 100 साल पहले कोई बात कही थी, है ना, लेकिन वो बात आज के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। सोचो, यूपीएससी एग्जाम की आप सोच देखिए, यूपीएससी की सोच देखिए, यूपीएससी यहाँ पे क्या कर रहा है। कॉल बैक, ठीक है। सो किस ग्रेट थिंकर ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा और आपके लिए आज कैसे वो मायने रखता है। जैसे महात्मा गांधी की कोटेशन पूछ ली उन्होंने, द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर करके इनकी कोटेशन है। आप देखिए, इसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। इसमें आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप बता सकते हो, आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन के नजरिए में लेके जा सकते हो। अब आप अगर कंपैरिजन करो इंडिया और चाइना, तो चाइना जो है भैया, चाइना जो है वो किस तरह से उसकी क्या इमेज है इंटरनेशनल, भले ही वो बहुत पावरफुल होगा, मगर जो आपका जो इंडिया की जो इमेज है, आप उस सेंस में भी इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पे काइंडनेस और प्रेयर का एक ये एक्शन दिखाया गया कि सिर्फ भगवान के आगे प्रेयर करते रहो, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है तुम इंसानियत को फॉलो करो। सिर्फ भगवान के आगे पूजा करने से, चढ़ावा चढ़ाने से ज्यादा पुण्य का काम है किसी जरूरतमंद की मदद करना। उसको आप अपने लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जोड़ सकते हो, वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन आई थी पिछली बार, टू अवेकन द पीपल इट इज वुमेन हु मस्ट बी अवेकन। इंसानों को जागृत करना है, लोगों को जगाना है, तो एक औरत का जागना जरूरी है। Once she is on the move, the family moves, the villages moves and the nation moves। तो आप इसको पूरा women empowerment के साथ जोड़ करके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और ध्यान देना है, वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो आंसर होना चाहिए बहुत ज्यादा क्रिस्प। यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी की भी कोटेशन आई थी, डू नॉट हेट एनीबॉडी बिकॉज दैट हेटेड दैट कम्स आउट फ्रॉम यू मस्ट इन द लॉन्ग रन कम बैक टू यू। किसी से नफरत मत करो, नफरत के बदले नफरत मत करो। तुम नफरत करोगे, वो नफरत तुम्हारे पे ही वापस आएगी। इफ यू लव, दैट लव विल कम बैक टू यू। दैट इज हाउ द सर्कल इज बीइंग कंप्लीटेड। किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, राइट। तो ऐसे इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आप इन ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट थिंकर को आप कैसे कनेक्ट करते हो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, वो भी आपको सिखाया जाएगा। इसी के साथ में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे एक बड़ा कॉमन जो आम जिंदगी तुम्हारी मेरी नॉर्मल लाइफ का क्वेश्चन भी आया था, व्हाट रियली मैटर फॉर सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट इज द सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स। हमारा एक अलग से टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वहां पे आपको सारे आंसर मिलेंगे। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, खुशी, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, उसके लिए इमोशनल स्किल्स चाहिए। आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दी आईक्यू। कल भी अगर आपको याद होगा, जब मैं माइंडसेट ऑफ अ टॉपर आपको बता रहा था, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, व्हाई ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू। कितने सारे जगह पे लिखा जाता है कि लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस आपको 80% सक्सेस दिलाएगी,
आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो IQ है आपको 20% सक्सेस दिलाएगा। तो ये इमोशनल स्किल सेट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इन चीजों के बारे में भी हम इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट में जानेंगे। फिर एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मॉरल इंट्यूशन क्या होती है। आपने आप बहुत कॉमनली ये बात बोलते हो ना, सर ये काम ना मैंने मेरे इंट्यूशन के बेसिस पे किया है ना, ये सर ये मेरे को ऐसा अंदर से इंट्यूशन हुई, मुझे लगा कि अंदर से ऐसा होगा तो मैंने ऐसा कर दिया। अब ये मॉरल इंट्यूशन क्या होती है, मॉरल इंट्यूशन में और मॉरल रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑफ कोर्स जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या है, इंट्यूशन क्या है, एथिक्स क्या है, मॉरल एथिक्स क्या है, मॉरल इंट्यूशन क्या है, इन सबको एग्जैक्टली हम ये टॉपिक आपका कवर करेंगे। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, इन कॉन्शियस इज कॉन्शियस अ मोर रिलायबल गाइड देन व्हेन कंपेयर टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली अब आप खुद बताओ, सर मैं चोरी नहीं कर रहा, सामने ना 10,000 रुपए रखे, मैं 10,000 रुपए अभी चोरी नहीं करूंगा, क्यों सर, इधर कैमरे लगे हुए हैं, रूम में कैमरे लगे हैं, कैमरे में मेरा फोटो आ जाएगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। अब मुझे बताओ, तुम चोरी नहीं कर रहे, ये किस वजह से नहीं कर रहे, तुम तैयार हो करने के लिए, तुम बोलो सर 5 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर दो, मैं उठा के ले जाऊंगा 10,000 रुपए, आप तैयार हैं चोरी करने के लिए, आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको लॉज, रूल्स और रेगुलेशन का थोड़ा टेंशन हो रहा है। लेकिन ये एक्सटर्नली आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो रियल एथिकल डिसीजन मेकिंग है, आप बोलोगे सर रूम में कोई कैमरा नहीं है, तुमको कोई देखने वाला नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने 10,000 रुपए चुराए हैं, लेकिन फिर भी तुम नहीं चुराते, वो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है, वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस की आवाज है। समझ रहे हो? तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। पर मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं वापस एक बार बच्चों के पास इंटरेक्शन पे आता हूं, आप चिंता मत करो बेटा, आप जो पूछ रहे हो EQ में क्या क्या आता है, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, सब आपको पता चलेगा, ठीक है? आप बच्चों को समझ में आ रहा है मैं आपको क्यों क्वेश्चंस दिखा रहा हूं? अब आप खुद मुझे बताओ, ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे अभी तक, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे टेक्निकल वर्ड्स हैं, पर मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमको किसी क्वेश्चन में ऐसा फील हुआ कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, सर ये तो बहुत बोरिंग टॉपिक होने वाले? नहीं, अगर आप इस एथिक्स सब्जेक्ट को अपनी रियल लाइफ के साथ जोड़ोगे, क्या ये वो चीजें नहीं है जो हम लोग मॉरल साइंस में पढ़ते हैं, क्या ये वो चीजें नहीं है जो तुम्हारे कैरेक्टर का इनबिल्ट ट्रेट है ना? तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं तुमको आज भी ये पेपर सॉल्व करने के लिए बोलूं ना कि बेटा ये पेपर सॉल्व करना है बैठ करके, तुम शायद अभी भी 250 में से कम आप लोग 100 नंबर तो अभी भी ले आओगे। 100 तो चलो नहीं ला सकते, पर 50-60 नंबर तो अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। डिफिकल्टी, अच्छा अब यहाँ पे डिफरेंस कहां पे आएगा? सवाल तो आसान है, डिफरेंस आएगा प्रैक्टिस किसने कितनी की है। 150 वर्ड्स में लिखना चैलेंज है। ऐसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस की तुमको कंटेंट की कमी नहीं होती है, कंटेंट तुम्हारे पास बहुत होगा, इतना होगा कि तुम लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, लेकिन 150 वर्ड में कौन बेस्ट आंसर लिख सकता है, इस चीज के मार्क्स है, इसी चीज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन आया था, प्रोबिटी क्या होता है? जो आदमी कभी करप्ट नहीं हो सकता, क्वालिटी ऑफ बीइंग इनकरप्टेबल इज कॉल्ड प्रोबिटी। कंफर्म्ड इंटीग्रिटी को कहते हैं प्रोबिटी। प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा चैप्टर है, मैं सिलेबस बताऊंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस डिवाइड ऐसा किया है, मैं सिलेबस साथ साथ आपको नोट करवाऊंगा, आपको बार बार याद आएगा, अरे सर ये क्वेश्चन तो अभी आपने देखा था। आप समझोगे कि हमने पहले क्वेश्चन पेपर आपको क्यों दिखाया और फिर सिलेबस क्यों बताया। फिर से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। बहुत सारे फिलोसफर्स, रिफॉर्मर्स, थिंकर्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है। उनमें से गुरु नानक जी भी एक हैं। गुरु नानक पे आया है, कल को क्वेश्चन महात्मा बुद्ध पे भी आ सकता है, महात्मा गांधी पे भी आ सकता है, कल को क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय पे भी आ सकता है, किसी बाहर के फिलोसफर पे, एरिस्टोटल पे आ सकता है, प्लेटो पे आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। हम सब पढ़ेंगे तो उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि सोशल कैपिटल क्या होती है। सोशल कैपिटल जो वर्ड है,
ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी। अच्छा, मेरा ये वाला मेरा क्वेश्चन कैसे अच्छा हुआ, ये सोशल कैपिटल जो वर्ड है मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ा था, यहाँ पे मैंने एथिक्स के लिए नहीं पढ़ा था। तो कहने की बात ये होती है, नॉलेज तो नॉलेज है। आप कितने ही ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, बस आपको उनको यूज करना आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सोशल कैपिटल क्यों जरूरी है, कैसे गुड गवर्नेंस को बढ़ा सकती है, तो मेरा कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं एथिक्स के पेपर में। ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए आपका 130 मार्क्स का आता है, जो आपने सारे क्वेश्चंस देखे, ये करीब करीब 130 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके हैं। अब यहीं पे सेक्शन बी जो होता है उसमें आती है केस स्टडीज। मैं केस स्टडी डिस्कस नहीं करूंगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पेपर में कैसे आता है। इस तरह से आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है ना, एक सिचुएशन आपको दे देंगे। आप कौन हो जी, आप क्या करते हो, यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन नेशनलाइज्ड बैंक फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। तो इस दे दी, आपकी कलीग आपके पास आई जिनके फादर सफर कर रहे थे किसी बीमारी से, उन्होंने आपको बताया कि उनके फादर का कोई इंश्योरेंस नहीं है, 10 लाख रुपए लगेंगे, पापा का ऑपरेशन करवाना है, ये आपकी कलीग ने आपको बताया। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उस लेडी के हस्बैंड भी नहीं है, ठीक है, और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को वो लड़की बिलोंग करती है, तो घर में पैसे की भी कमी है। आप डेफिनेटली, आपको बहुत एम्पैथी आई, उसकी तरफ आपको बहुत दया आई, और आप जानते हो उसको पैसे की कितनी जरूरत है। लेकिन आपने क्या किया, आप अपनी सिंपैथी दे सकते हो, पैसा तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम अपना पैसा भी नहीं दे सकते। सिचुएशन को समझना। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद यू आस्क हर अबाउट वेल बीइंग ऑफ द फादर एंड शी इन्फॉर्म्स कि उनके फादर की सक्सेसफुल जो है सर्जरी हो चुकी है और अब उनके पापा ठीक है। मतलब किसी ने तो पैसा दिया होगा, वो 10 लाख रुपए कहां से आए उसके पास में। देन she then confides in you that the bank manager was kind enough to facilitate release of 10 lakh rupees from the dormant account of someone to pay for the operations। अब देखो क्या हुआ है, आप बैंक में काम करते हो, आप बैंक में सीनियर हो, ठीक है, आपको ये पता चला कि जो आपके बैंक का मैनेजर है उसने 10 लाख रुपए दिए हैं उस लेडी को, और वो किससे, ये अपने 10 लाख नहीं दिए, किसी ऐसे अकाउंट में से 10 लाख रुपए निकाल के दिए हैं जिस अकाउंट में वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ था, और वो पैसा भी उस आदमी को नहीं चाहिए, मतलब किसी और आदमी के पैसे निकाल करके उस लेडी को पैसे दिए गए, ठीक है। और ये कहा गया कि पैसे तो वापस कर देना, लेकिन किसी को बताना नहीं है। लेकिन आपकी कलीग ने आपको बता दिया कि यार हमारे बैंक मैनेजर ने, कितने अच्छे बैंक मैनेजर हैं, देखो मेरे पापा का ऑपरेशन हो गया। अब तुम फंस गए ना बीच में। बैंक में क्या फ्रॉड हुआ है तुमको पता चला, फ्रॉड होने का रीजन अच्छा हो सकता है, अब तुम क्या करोगे, समझो। ये केस स्टडीज इस तरह से आती हैं, जितनी आसान, जितनी सिंपल होती है उतनी सिंपल लगेगी नहीं। और आप इस चीज को ना एक्चुअली में अपने आप को इमेजिन करके देखना कि ऐसा ऐसा अगर तुम्हारे साथ हुआ तो तुम अब क्या करोगे। यही माइंडसेट, यही तुम्हारा चेक लेती है यूपीएससी। पूछा जाएगा भाई इसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, बताओ। बैंक मैनेजर का बिहेवियर ठीक है, बेशक उसने किसी की हेल्प करने के लिए किया, मगर बैंक के साथ तो फ्रॉड किया, ये रूल्स तो ब्रेक किए ना। और एज अ सिविल सर्वेंट तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तुम पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाओगे, ठीक है। अगर कोई मदद करनी है किसी की, तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाके मदद करोगे, लेकिन तुम रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते हो खुद से। तो उसका बिहेवियर कहां पे गलत है एथिकली, और अब तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्या तुम इसके खिलाफ कंप्लेन करोगे, भाई किया तो अच्छे के लिए है, तो तुम रिएक्ट कैसे करोगे। तो ये सब चीजें यूपीएससी आपसे जानना चाहता है। आपको एक बात समझ में आ रही है, केस स्टडीज इस तरह से आपको 6 केस स्टडीज आएंगे, तो डिफिकल्ट नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट। ये सबसे लाइट सब्जेक्ट है, और एवरी डे, और मैं गारंटी देता हूं अगले 40-45 डेज जब मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा, आपका एटीट्यूड चेंज होने लग जाएगा टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स दिस एग्जाम। तैयार हो, सिलेबस डिस्कस कर लें। ये पेपर आपको जो पढ़ा है, जो पेपर आपको बताया, ये क्लियर हो गया, एक बार मुझे थम्स अप कर दो प्लीज। एक बार कमेंट बॉक्स में 25 बच्चे फिलहाल लाइव हैं हमारे बैच के, यानी 9 बच्चे आज नहीं आए क्लास में, है ना। क्लास में टोटल 34 बच्चों की स्ट्रेंथ है, आज कई बच्चे नहीं आए, शायद बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो जिसको समझ में आ गया प्लीज ओके कर दो, ओके लिख दो, यस लिख दो, कुछ ना कुछ लिख दो, ताकि फिर मैं आपको सिलेबस जरा डिस्कस करना चालू करते हैं।
ठीक है जी, ग्रेट। आ जाओ, अब जरा सिलेबस पे आ जाओ। सो हम आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ये कहां से कहां फिट होगा सिलेबस में, उसके लिए आपको सिलेबस पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर तो हमारा है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अच्छा, जब ये स्क्रीन मेरी सामने रहेगी, ठीक है, तो जब तक ये स्क्रीन मेरे सामने रहेगी तब तक मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। तो जिस बच्चे को अगर बीच में कुछ पूछना हो, बीच में कोई डाउट हो, तो आप मुझे साथ साथ व्हाट्सएप कर दें। अगर इस स्लाइड के बीच में कुछ डाउट आए तो आप मुझे, बाकी तो मैं हर आधे घंटे में आपके डाउट्स लूंगा, हर आधे घंटे के बाद आपके कमेंट्स चेक करूंगा। बट बीच में कुछ पूछना हो तो प्लीज, इस पे व्हाट्सएप ग्रुप आपको इसलिए बना के दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, कुछ भी अगर आपको बीच में डाउट हो। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं शुरू में आपके सिलेबस की। लेकिन आज की एथिक्स की क्लास की शुरुआत की जाएगी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन के साथ। और ये कोट जितना हो सके आज के बाद से कोशिश करना, बहुत सारी कोट्स पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में 100 कोट्स पढ़ दो बैठ करके, पर जहां भी कोई भी अच्छी कोटेशन मिलेगी ना, ये कोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब आप ऐसे लिखोगे ना, इवन ऐसे राइटिंग के अंदर भी हम लोग रेफर करते हैं कि बच्चे अच्छी अच्छी कोट्स का इस्तेमाल करें। तो आपको ऐसे के पेपर में बहुत हेल्प करेंगी ये सारी कोटेशंस, और ऑफ कोर्स जीएस पेपर 4 में भी हेल्प करेंगी। कभी कभी क्या होता है, ऐसे का जो टाइटल होता है वो टाइटल ही आपका एक कोट हो सकता है। तो ऐसे का टाइटल आपके लिए पहले से आसान हो जाए, उसके लिए अच्छी अच्छी कोट्स पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे फिलोसफर्स की कोट्स पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे लीडर्स की कोट्स पढ़नी चाहिए, है ना। मार्टिन लूथर किंग की आप पढ़ोगे, अब्राहम लिंकन की आप पढ़ोगे, प्लाटो के आपने पढ़ लिया, आपने जॉन लॉक के बारे में पढ़ लिया, आपने एरिस्टोटल की पढ़ ली, अपने महात्मा गांधी की पढ़ ली, नेहरू जी की पढ़ ली, है ना, महात्मा बुद्ध की, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन रॉय, कितने सारे नाम आपको मिल जाएंगे। इनकी आप दो दो चार चार कोट्स बिल्कुल आप रेडी कर लेना, ये आपके बहुत काम आएंगी। एपीजे अब्दुल कलाम की कोट्स आपको कितनी सारी मिल जाएंगी, राइट। जैसे यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे कोटेशन लगी थी, अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज अपॉन दिस वर्ल्ड। ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अब जो तुम पढ़ने जा रहे हो, इस कोर्स, इस सब्जेक्ट के अंदर जो आप पढ़ने जा रहे हो, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आप प्लीज इस सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि सर सिर्फ पेपर पास करना है, जीएस पेपर 4 के लिए मत पढ़ना। आज से अगले नेक्स्ट 40-45 डेज जो आप लोग सीखोगे वो आपकी लाइफ स्किल्स बेटर करेगा, आपको एक अच्छा और बेहतर और अच्छा इंसान बनने में, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग खराब हो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आपको और बेटर इंसान बनने में हेल्प करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे लिखा है, इन जस्ट अबाउट एवरी एरिया ऑफ सोसाइटी देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन एथिक्स। तो जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो कुछ तो बात होगी ना इस सब्जेक्ट की। चलिए, तो आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। पहले सिलेबस नोट कर लो। अब इसमें सिलेबस आपको साथ साथ नोट करना है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के शेयर नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और लिखता भी जाऊंगा। टोटल कितनी यूनिट्स में मैंने डिवाइड किया है, पूरा जो आपका सिलेबस है टोटल 8 यूनिट्स है और 16 चैप्टर्स है। ठीक है, केस स्टडीज अलग से। तो केस स्टडीज के अलावा पूरा सिलेबस हमने 8 यूनिट में डिवाइड किया है। आप चाहो तो आज से अपनी एक नोटबुक बना लेना, मेरे क्लास में रनिंग नोट्स जरूर बनाया करो। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ा थोड़ा रनिंग नोट्स की फॉर्म में नोट्स बनाते चलो। क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हर क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा और इस कोर्स के अंदर भी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ में सिलेबस आप एक बार जरूर नोट कर लो, ताकि आपके सामने एक ट्रैक रहेगा। ठीक है जी, क्या क्या पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल आपके सिलेबस में 8 यूनिट्स एंड 16 चैप्टर। तो लेट्स अंडरस्टैंड आपको कहां से शुरुआत करनी है इस एथिक्स के पेपर की। तो यूनिट 1 जो आपका है, उसके अंदर हमने टोटल 4 चैप्टर रखे हैं। यूनिट 1 के अंदर टोटल चैप्टर है 4। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, एक मिनट थोड़ा सा को ठीक करने दीजिए। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस
एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब ये एथिक्स क्या चीज होते हैं भाई, ये तो बताएंगे आपको। एथिक्स और उसमें ह्यूमन इंटरफेस का क्या काम है। ह्यूमन इंटरफेस क्या होता है? ह्यूमन इंटरफेस होता है आपका कि जो ह्यूमन इंटरफेस का मतलब हमारी कहाँ का इंटरेक्शन होती है, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्त, ये सब हमारे ह्यूमन इंटरफेस है, जहां पे ह्यूमंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। आप इन दोनों ही टॉपिक्स के बेसिक्स के बारे में समझोगे। ह्यूमन इंटरफेस क्या है, एथिक्स क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं एथिक्स को लेकर के, वो भी आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा, हम ये भी पढ़ेंगे साथ में व्हाट इज एथिक्स, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज नॉट एथिक्स, क्या एथिक्स है और क्या नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि भाई एथिक्स, अरे सर जो लॉ में लिखा है बस आप कानून को फॉलो करो, वो लॉ, वो एथिक्स है, क्या ये बात सही होगी? सिर्फ कानून को फॉलो करना का मतलब ये होगा कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो? नहीं, काफी हद तक उनकी चीजें सेम हो सकती हैं। क्या सिर्फ रिलीजन को फॉलो करना, क्या रिलीजन और एथिक्स एक ही बात है? नहीं। क्या लॉ और एथिक्स एक ही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या एथिक्स है, ये समझते समझते ये भी समझेंगे कि क्या क्या एथिक नहीं है, वो भी आपको इस चैप्टर में कवर करवाया जाएगा। एथिक्स की कौन कौन सी अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उन सब डायमेंशंस को हम बारीकी से समझेंगे। मेटा एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है, अप्लाइड एथिक्स क्या है। जो क्वेश्चन आया था ना एक, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, वो इसी ब्रांच का एक हिस्सा है। इसी ब्रांच में एक टॉपिक होता है अप्लाइड एथिक्स का, और अप्लाइड एथिक्स के अंदर आपके ये एनवायरमेंटल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, एथिकल मैनेजमेंट, ये सब इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो इस अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है, जिनमें से क्वेश्चन आया था वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला। इसी में आपको एक और मजेदार बात समझने को मिलेगी, और वो है, ये बहुत कंफ्यूजन है कि एथिक्स और मोरालिटी क्या सेम है या अलग है। एथिक्स और मोरालिटी में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ फर्क भी है। तो चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ये मेजर टॉपिक्स जिनके बारे में बात करेंगे, प्लस इसी चैप्टर को कवर करते करते कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स भी आपको करवाऊंगा, जैसे कि बिलीफ क्या होता है, मॉरल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। डिफरेंस बिटवीन बिलीफ, नॉर्म, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारे की टर्म्स हैं, 5-6 की टर्म्स हैं जो आपको आगे तक पूरे एथिक्स के सिलेबस में काम आएंगी। उनको भी चैप्टर 1 के साथ में कवर करेंगे। चैप्टर 1 समझ में आ गया, नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे। अब चैप्टर नंबर 2 क्या है सर? तो यूनिट 1 में ही अभी हम हैं, इसी यूनिट 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है? चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स की। डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मतलब ये होता है कि क्या चीज एथिक्स को डिटरमाइन करती है, एथिक्स कहां से बनते हैं, आपके अंदर जो मोरालिटी है, आपके अंदर के जो एथिक्स है वो कैसे डेवलप हुए, है ना। उसमें अलग अलग डिटरमिनेंट्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर समझ लीजिए, किन किन फैक्टर से आपके एथिक्स बनते हैं, ये बड़ा मजेदार होगा समझना। तो एथिक्स का साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है? साइकोलॉजिकली क्या चीज आपको इन्फ्लुएंस करती है जो आप एथिक्स डेवलप करते हो? पर्सनली या पर्सनल चीजें क्या है, आपकी फैमिली आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आपकी सोसाइटी कैसे करती है, वो चीज हम समझेंगे पर्सनल लेवल पे। फिर हम ये भी समझेंगे कि कई बार क्या है ना, हमारा रिलीजन भी हमको इन्फ्लुएंस करता है, हमारा कल्चर भी हमको इन्फ्लुएंस करता है, एथिक्स को हमारे इन्फ्लुएंस करता है, और साथ में कभी कभी हमारी सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस करेगी, सोशल फैक्टर भी होंगे, और फिर आपके पॉलिटिकल फैक्टर भी होंगे। ये सब के सब दे आर ऑल डिटरमिनेंट्स जो एथिक्स डिटरमाइन करते हैं आपके अंदर के। इन नटशेल एथिक्स होता है आपका सिस्टम ऑफ गाइडेंस,
इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ गाइडेंस, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। एथिक्स है क्या? एथिक्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं। एथिक्स एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसी गाइडलाइंस हैं जो आपको ये समझने में हेल्प करती हैं कि भैया अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड और बैड में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब बातें जो बताते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द एथिक्स, है ना। तो एथिक्स इज ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन वो कैसे पता चलता है, अब आप खुद सोचिए, ये डिफिकल्ट चीजें नहीं है, मगर आपको इतना मजा आएगा जानते हुए कि अरे हाँ सर, पिछले 30 साल से 20 साल से 25 साल से हम यही तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बस आज हम उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बस इतना सा प्रॉब्लम आएगा कि कुछ कुछ नए वर्ड्स हैं, लेकिन उनका मतलब तुमको पहले से पता है, तुम अपनी लाइफ में पहले से करते आए हो वो चीजें, बस आज उनको वर्ड्स के रूप में हम पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा ह्यूमन कॉन्शियस के बारे में। ह्यूमन कॉन्शियस क्या होती है, अंतरात्मा कैसे काम करती है, हमारी इनर वॉइस, हमारी मॉरल वॉइस, और हमारी इंट्यूशन क्या चीज होती है। इंट्यूशन है ना कि सर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि अगली बॉल पे कोई किसी न किसी का विकेट जाने वाला है, सर मेरे को इंट्यूशन आ रही है वर्ल्ड कप इंडिया जीतने वाली है। तो वो जो आपकी इंट्यूशन होती है, जो अंदर की आवाज है, जो आपकी गट फीलिंग जिसको कहते हैं, उनके बारे में भी समझेंगे, दोनों में फर्क है। ह्यूमन कॉन्शियस और इंट्यूशन में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है जी। इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में जाकर के, डिटेल में हम अप्लाइड एथिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अप्लाइड एथिक्स पहले सिर्फ डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में एक्चुअली में उनको डिटेल में जाकर के आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है, एंड इसमें ना दो अप्रोच हैं एथिक्स की, दो बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच होती हैं। एक को कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, एक को कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, एक को कहते हैं डियोंटोलॉजिस्ट। इनके नाम पे मत जाना, ठीक है जी। सो एक को कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच, एक को कहते हैं डियोंटोलॉजिस्ट अप्रोच। अब इसका आसान मतलब बता दूंगा तुमको क्या। अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूं, चलो मैं एक बार वापस से ना इधर आता हूं, वापस से पहले एक बार आप बच्चों के पास आता हूं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, सबको दिख रहा है कमेंट में? हाँ दिख रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर क्या बोलते हैं, सर मुझे एक जंगल काटना पड़ा, एक पूरा जंगल काट के यहां पे मैंने एक ऐसा शहर बसाया जहां पे बहुत सारे गरीब लोग आकर के रह सकते हैं, और गरीब लोगों को रहने की जगह नहीं थी, गरीब लोगों को मैंने रिहैबिलिटेट कर दिया यहां पे, इधर का पूरा जंगल काट करके। बात समझ में आ गई? कैसा काम किया मैंने, अच्छा काम किया बुरा काम किया? मेरा अच्छा काम है कि मेरा बुरा काम है? सोच के बता, सोचो सोचो सोचो। मैंने गरीबों को घर दिया, उनके पास वो कोई फुटपाथ पे था, कोई कहीं था, यहां उनको एक परमानेंट रहने की जगह दे दी। ओवरऑल नॉट गुड, ठीक है। पुअर पीपल वन इज, अच्छा पुअर पीपल वन इज गुड, वी शुड प्रोटेक्ट एन एनवायरमेंट टू, बट एनिमल्स लॉस देयर हैबिटेट, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो मेरी क्लास में ना हर बच्चा प्लीज कोशिश करना, आप कंट्रीब्यूट करना, जितना हो सके, जितना हो सके आप अपने कमेंट्स करते रहो, ताकि आपके साथ इंटरैक्ट, यही तो लाइव क्लास का मजा है, वरना तो फिर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो बाद में, है ना। नॉट सस्टेनेबल, नॉट गुड, सर एक के लिए सही है दूसरे के लिए गलत है, तो इसमें क्या कहेंगे? अभी उसी पे आ रहे हैं, वही मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझो अब इस बात को। अब यहां पे आते हैं, ये जो दो बड़े 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 वर्ड मैंने बताए, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच, डियोंटोलॉजिस्ट अप्रोच। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच कहती है कि अंत भला तो सब भला, अगर मैंने जो काम किया, मेरे काम का अगर एंड रिजल्ट अच्छा है, मैंने जो किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर अच्छे हैं, तो फिर सब अच्छा है। तो उसके हिसाब से एनवायरमेंट को काट दिया, लेकिन
पेड़ों को काट दिया, एनवायरमेंट को नुकसान कर दिया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, गरीबों को घर मिल गया। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच, कॉन्सिक्वेंसेस होते ना, वर्ड कॉन्सिक्वेंस से बना है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब मैंने जो काम किया उसका एंड रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या निकला। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट कहते हैं कि एंड रिजल्ट पे फोकस करो, प्रोसेस पे फोकस मत करो। ये बात सही लग रही है? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर मेरा एंड रिजल्ट अच्छा है तो फिर मैं जस्टिफाई कर सकता हूं अपने एक्शन को, कह सकता हूं कि देखो इतने लोगों की मदद हो गई, इतने लोगों का फायदा हो गया, तो मैंने ठीक कर दिया। ये ठीक वैसी बात है अगर मैं कहूं कि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं रेलगाड़ी चला रहा हूं और वो रेलगाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, मैं क्या करूं? 2 ट्रैक्स हैं, गाड़ी रुक नहीं सकती, गाड़ी चलती रहेगी। इस ट्रैक पे लेफ्ट साइड अगर लेके जाऊंगा तो 1 आदमी मरेगा, राइट साइड लेके जाऊंगा तो 5 आदमी मरेंगे, तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? तो 1 आदमी मर जाए कि 5 आदमियों को मरने दूं? तो ऐसे में अगर आप बोलोगे चलो 1 आदमी को मरने दो, तो आप बोलोगे सर देखो मैंने 5 की जान बचाई मगर 1 की जान गई भी है। सो ये वाली जो अप्रोच होती है एथिक्स में, जहां पे आपके एक्शंस आप जस्टिफाई करते हो उनके एंड रिजल्ट के बेसिस पे, उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। ठीक है। दूसरी होती है डियोंटोलॉजिस्ट। डियोंटोलॉजिस्ट कहती है कि भैया रिजल्ट मैटर नहीं करते, आपका प्रोसेस मैटर करता है। आपको पेड़ नहीं काटने चाहिए थे। आप जानते हो एक जंगल को काटने का मतलब दोबारा जंगल बनने में 100 साल लगेंगे। दोबारा जंगल काटने में, जंगल काट दिया, दोबारा उधर जंगल बनने में 100 साल लगेंगे। तो हो क्या रहा है, आपका रिजल्ट ठीक है, आप कुछ और भी सोच सकते थे, आप कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचते थे, कोई ऐसी और जमीन आप देख सकते थे, या इसको कुछ सस्टेनेबल तरीके से आप बना सकते थे रादर देन। तो अगर आपका प्रोसेस गलत है तो फिर आप अपना एक्शन जस्टिफाई मत कीजिए। अगर आप ये बोलते हो कि सर मैंने चोरी की ताकि मैं उस गरीब बच्चे की फीस भर सकूं, तो आप ये मत सोचिए कि आपका एंड अगर अच्छा है तो आपका प्रोसेस भी अच्छा है। तो जिस अप्रोच में हमारे लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता, प्रोसेस मैटर करता है, अंत भला तो सब भला मैटर नहीं करता, वो प्रोसेस सही होना चाहिए। जिस अप्रोच में प्रोसेस पे ध्यान दिया जाए, आपने 2 लोगों का मर्डर किया इसीलिए किया ताकि आप आगे सोसाइटी का भला कर सकें, उन सोसाइटी वालों को बचा सकें, मगर आपका काम नहीं है उनको मारना, आप भी मर्डरर बन गए। समझ रहे हो? तो द पॉइंट इज, जहां पे, अब वापस इस वाली स्लाइड पे आता हूं, जहां पे आपका रिजल्ट मैटर करे, रिजल्ट अगर सही है तो एक्शन सही है, तो वो हो गई आपकी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच, जहां पे रिजल्ट पे ध्यान होगा। और जहां पे प्रोसेस मैटर करेगी तो वो हो गई डियोंटोलॉजिस्ट अप्रोच। अब तुमको एक कॉमन सा सवाल पूछता हूं, कॉमन सवाल है, तुम लोग आंसर देना, तुमको मजा आएगा इस चीज का। एक सवाल है तुम्हारे लिए, अगर मैं तुमको बोलूं तुम लोग इंटरव्यू तक पहुंच गए, तुमने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, प्रीलिम्स और मेंस निकाल दिया, और तुम्हारे पापा ये कहे तुमको कि बेटा वाह, बेटी वाह, तुम पहुंच गए इंटरव्यू तक। इंटरव्यू के जो चेयरमैन है वो मेरे दोस्त है, इंटरव्यू के जो चेयरमैन है, तुम्हारे यूपीएससी बोर्ड के जो चेयरमैन है या उनके पैनल का एक मेंबर जो है वो मेरा दोस्त है, 5 बंदों का पैनल है, उनमें से एक इंसान को मैं जानता हूं, बस बेटा कुछ 50 लाख रुपए उनको दे देंगे और तुम्हारा यूपीएससी में सिलेक्शन पक्का। एथिकल डिलेमा में फंसा रहा हूं मैं तुमको, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या एथिकल डिलेमा में आ गई बात तुम्हारी? अब तुम क्या बोलोगे? देखो अब इसमें भी बहुत ऑनेस्ट आंसर देना है, ठीक है, ताकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चले। अब नॉर्मल आदमी सोचेगा कि यार ठीक है ना, कम से कम सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन होना इज इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर बस कोई बात नहीं, पापा अगर अप्रोच कर दें कम से कम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे इतने सालों की मेहनत है सर। आपका लास्ट, अच्छा एक चीज और जोड़ देता हूं इसमें, एक चीज और ऐड कर देता हूं, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर ये नहीं होगा तो फिर यूपीएससी के चांसेस खत्म। वो ऑप्शन भी नहीं कि अगली बार दे दूंगा, लास्ट चांस है, लास्ट। ठीक है ना? अब यहां सिचुएशन क्या है, तुम्हारा लास्ट चांस है, पापा का जानने वाला यूपीएससी बोर्ड में बैठा है,
और तुम बस हाँ बोल दो कि हाँ पापा ब्राइब दे दो और मेरे को मेरा अप्रोच लगवा दो और मेरा सिलेक्शन करवा दो, एक बार मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मैं करप्शन नहीं करूंगा, सिर्फ गरीबों के लिए काम करूंगा, तो तुम अगर ये एग्री कर जाते हो तो तुम कौन से डिपार्टमेंट में गए मुझे बताओ। अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो और फिर बाद में अच्छे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए काम करो, तो ये कौन सी अप्रोच है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है कि डियोंटोलॉजिस्ट है? बोलो, ए, सी और डी लिख देना, सिर्फ सी। कौन सी अप्रोच है, सी या डी? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है कि डियोंटोलॉजिस्ट है? अगर मैं एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूं कि हाँ बस आईएएस बनना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच हो गई, इसमें डाउट नहीं है ना, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। अगर तुम बोलो कि पापा जिस पोजीशन की शुरुआत ही करप्शन से हो रही है, मैं करप्शन को मिटाने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, और आप ये चाहते हैं कि मैं शुरू में ही करप्शन करके अंदर सिस्टम के जाऊं, तो ये बात ठीक नहीं है। मेरा लास्ट चांस होगा, मेरे में दम होगा, मेरिट होगी, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी को पैसे देने की, किसी के आगे अप्रोच करने की। ये कौन सी अप्रोच है? ये एथिक्स की कौन सी अप्रोच है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट की डियोंटोलॉजिस्ट? राइट, सी और डी। आप रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे, आपके लिए प्रोसेस भी मैटर करता है भाई। झूठ बोल के, बेईमानी करके, रिश्वत दे करके सही जगह पे, अब ये वही वाली बात होगी जो मैं कल बात कर रहा था। आप इसको ऐसे समझो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मंजिल अगर मैटर करती है तो तुम कॉन्सिक्वेंशलिस्ट हो। अगर तुम्हारे लिए वो प्रोसेस, वो सफर, वो जर्नी मैटर करती है तो तुम डियोंटोलॉजिस्ट हो। ये बात समझ में आ रही है? तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब मेरे को ये बताओ, मैं फिर से एक मजेदार सवाल पूछता हूं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगले 15 महीने मेरे साथ रोज यहां पे मिलोगे, खूब मेहनत करेंगे, सब कुछ सही है, पर तुम्हारे माइंडसेट क्या होना चाहिए? यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? यू शुड बी अ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और यू शुड बी अ डियोंटोलॉजिस्ट। अब मुझे इसका आंसर और दे दो, तो फिर मैं समझ जाऊंगा तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है। और अभी तो हम पढ़ाना चालू भी नहीं किया, अभी तो हमने पढ़ना भी चालू नहीं किया, अभी तो आपको एक मैं बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं सब्जेक्ट का। यूपीएससी के अंदर यू शुड बी अ डियोंटोलॉजिस्ट, है ना? आपको इस जर्नी पे फोकस करना है, आपको सीधा एक रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। यूपीएससी, हम क्लास में जितने बच्चे लाइव हैं, आप में से शायद कोई आईएएस बनेगा, कोई नहीं भी बनेगा, मगर ये ऑनेस्टी के साथ ये जर्नी पूरा किया कि नहीं किया, तो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करनी है? बीइंग अ डियोंटोलॉजिस्ट। अब मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए, अब मुझे लगता नहीं कि आप लोग अब भूलोगे नहीं, है ना? अब तो नहीं भूलने वाले आप लोग। अब इस ये दो वर्ड्स को तो आप नहीं भूलने वाले। ये चैप्टर नंबर 2 में इसमें डिटेल में बात होगी। और इसी तरह से जैसे अभी आपको मैंने सिचुएशंस में फंसाया, ऐसे फिर से दोबारा भी फंसाएंगे, क्योंकि इसी पर्टिकुलर चैप्टर में एक और टॉपिक होता है, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है एथिकल डिलेमा? क्या होता है ना? एथिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? आपके मन में कैसा दुविधा होती है, ये करने की, ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उनको कैसे आप करेंगे रिजॉल्व, ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट होगा। सिलेबस को समझने भी मजा आना चाहिए, और ये एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सिलेबस को सुनने में भी मजा आता है। इट इज द ओनली सब्जेक्ट जिसका सिलेबस सुनने में भी फील आती है कि अरे वाह भाई वाह, मजा आएगा सर, आज ही पढ़ा दो सब कुछ, ऐसे वाली फीलिंग आती है। फिर यूनिट 1 का ही चैप्टर 3 में किस चीज के बारे में डिस्कशन होगा? एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। यहां पे जब हम पढ़ेंगे, स्पेशली पब्लिक लाइफ में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक कमिटी के बारे में बताऊंगा, नोलन कमिटी के बारे में। नोलन कमेटी दुनिया में बहुत, यूके की कमेटी थी, बहुत फेमस कमेटी थी। इसने 7 जो है प्रिंसिपल्स दिए थे, द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, ये 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ के प्रिंसिपल, इनको भी स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 कहां पे फोकस होगा? चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज पे। बड़ा अच्छा टॉपिक है,
और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ह्यूमन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, ह्यूमन वैल्यूज और कहां से आती है ह्यूमन वैल्यूज, इसमें क्या रोल है आपकी फैमिली का, क्या रोल है, क्या रोल है आपकी सोसाइटी का, क्या रोल है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, इवन मीडिया का क्या रोल है तुम्हारी ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करने में। देखा जाए इंसान कहां से सीखता है, हम इंसानियत कहां से सीखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज कहां से सीखते हैं, अपने परिवार से, समाज से, दोस्तों से, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, या फिर हम जो देखते हैं मीडिया, इट कैन बी एनी मीडिया, सोशल मीडिया, इट कैन बी प्रिंट मीडिया, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 में ये 4 चैप्टर हैं, आप प्लीज नोट कर लीजिए। उसके बाद आएगा आपका यूनिट नंबर 2। किसी बच्चे का मैसेज आया क्या? ओके, हेलो सर, ओके। ठीक है, चलिए। सो अब आ जाओ जरा यूनिट नंबर 2 पे फटाफट। यूनिट नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस यूनिट नंबर 2 इज गोइंग टू बी अबाउट एटीट्यूड। जो हमारा मेन इसका जो चैप्टर होगा, दैट द चैप्टर नंबर 5, यूनिट 2 चैप्टर 5 इज गोइंग टू बी अबाउट द एटीट्यूड। अब ये वो एटीट्यूड नहीं है जो हम लोग बोलते हैं कि भाई बड़ा एटीट्यूड है इस आदमी में यार। एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं एक्चुअली वो ईगो होती है। अब ये भी डिफरेंस समझेंगे कि ईगो क्या है, एटीट्यूड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एटीट्यूड क्या होता है रियल में, नॉर्मल देखोगे एटीट्यूड का मतलब होता है रिएक्शन टू अ सिचुएशन। मेरे सामने क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन में मैंने कैसे रिएक्ट किया, दैट इज माय एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। तो एटीट्यूड के बारे में समझेंगे। एटीट्यूड का भी स्ट्रक्चर होता है, हाँ, एटीट्यूड का भी एक स्ट्रक्चर है। उसमें 2 मॉडल्स पढ़ते हैं हम लोग के सिलेबस में लिखा हुआ है, एक तो एबीसी मॉडल पढ़ेंगे, एक एबीसी मॉडल होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है मोड, MODE। अब घबराना नहीं है, खाली नाम नोट कर लो, आगे चल के इनको कवर करवा दिया जाएगा। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर, एटीट्यूड के क्या फंक्शंस हैं पब्लिक लाइफ में भी, प्राइवेट लाइफ में भी। तो एटीट्यूड के क्या फंक्शंस हैं, इनको भी कवर किया जाएगा। साथ में कुछ अलग बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, कुछ आपका स्पेसिफिक इसमें केस स्टडी किए जाएंगे। भाई तुम्हारा गरीब लोगों के प्रति, जो पुअर है, उनके प्रति तुम्हारा क्या रवैया है, कैसा एटीट्यूड है। औरतों के लिए तुम्हारा क्या एटीट्यूड है ना। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, वीकर सेक्शंस को तुम कैसे देखते, तुमको क्या है, इधर से नहीं जाएंगे सर, बहुत गरीबों की बस्ती है, मैं गरीबों की बस्ती में से नहीं जाऊंगा, मुझे पसंद नहीं गरीबों के बीच में जाना। तो भैया डेफिनेटली यूपीएससी तुम्हारी इस बात को कभी लाइक नहीं करेगा। अगर तुमको गरीबों से प्रॉब्लम है तो मैं कैसे मान लूं कि कल को तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, तुम गरीबों के लिए काम करोगे क्या? तुम तो जाओगे भी नहीं उनके घर पे चेक करने, उनकी प्रॉब्लम भी नहीं सुनोगे। अगर तुम मिसोजिनिस्ट हो, अगर तुम्हारा एटीट्यूड औरतों के प्रति ठीक नहीं है, तुम उनको गलत नजरिए से देखते हो, या तुम उनको हमेशा अपने से नीचे ट्रीट करते हो, तो क्या यूपीएससी के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात आपको पर्टिकुलरली बता दूं, बहुत ईमानदारी से एक चीज बता रहा हूं, एक बार आपके स्क्रीन पे आने दो सारे बच्चों को। मैं आपको एक चीज बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, क्या अभी से समझ लो कि आपको अपने अंदर कोई कास्टिज्म, कोई तुम्हारे प्रति, कोई तुम्हारे अंदर रिलीजन को लेकर के इशू हो, कास्ट को लेकर के इशू हो, जेंडर को लेकर के बायसनेस हो, प्लीज आज ही दूर कर देना। आप यकीन मानिए, कभी ना कभी यूपीएससी तुम्हारी इस बात को पकड़ लेगा। चलो प्रीलिम्स में नहीं पकड़ेगा तो मेंस में पकड़ लेगा, मेंस के आंसर राइटिंग में पकड़ लेगा, और अगर मेंस की आंसर राइटिंग में बच भी गए तो इंटरव्यू में पकड़ लेगा 110%। वो जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, जो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का,
वो तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता। नॉलेज तो तुम्हारी चेक हो गई मेंस के पेपर में। मेंस के पेपर में नॉलेज अपनी चेक करा के ही तो इंटरव्यू में गए हो ना। इंटरव्यू में तुम्हारा ये एटीट्यूड चेक होता है। अगर तुम कुछ ऐसा बोलोगे, तुमने कुछ ऐसा बोल दिया महिलाओं के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में बोलने लग गए, किसी कास्ट के बारे में बोलने लग गए, तुम्हारे अंदर अगर ये वाले सेंटीमेंट अगर इतने से भी कहीं पे हैं, देखो ऐसे मत बोलना कि सर नहीं है, हम सब में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में बड़े होते हैं जहां पे सोसाइटी में चीजें हैं। हर इंसान में दो स्विच है, हर चीज के दो स्विच है, एक अच्छा एक बुरा, एक ऑन करना है एक ऑफ करना है। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी गंदी चीज होंगी, खराब चीजें होंगी, मेरे अंदर भी रॉन्ग एटीट्यूड्स होंगे। तो अगर जब मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं तो उस स्विच को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ तुम पेपर में मत लिखो कि आई रिस्पेक्ट वुमेन, सिर्फ पेपर में मत लिखो, आज से उस चीज को जीना भी है। सिर्फ ये मत लिखो कि सर गरीबों के लिए मेरे मन में सिंपैथी है, एम्पैथी है, वो होनी भी चाहिए। अगर आपने अपना वो एटीट्यूड डेवलप कर लिया ना कि यार मैं ना रिलीजन के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, यार मैं कास्ट वास्ट के चक्करों में नहीं पड़ूंगा, यार मैं अपने अंदर ये बायसनेस नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी पार्ट बच गया बायसनेस का, कभी ना कभी वो बाहर आ जाएगा और यूपीएससी कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, you just don't have to read about this, you actually have to live this subject. That is why I told you in the very beginning, मैंने शुरू में कहा था कि ये पेपर सिर्फ यूएस पेपर 4 तक नहीं है, ये पेपर तुम्हारी लाइफ स्किल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% इंपॉर्टेंट है। तो वो सब हम चीजें इस चैप्टर में सीखेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तुम्हारा पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है, तुम्हारा मॉरल एटीट्यूड कैसा है, वो सब चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। ये एटीट्यूड बनता कैसे है, किसी इंसान के अंदर ये एटीट्यूड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, तो इस एटीट्यूड के फंक्शन, इसकी फॉर्मेशन, इसको कैसे चेंज करना है। अगर एटीट्यूड किसी को चेंज करना है तो वो एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है, चेंज करने के भी कुछ तरीके हैं, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है भाई जो माइनॉरिटीज के बारे में खराब चीज बोलता है, लेट अस से एक इंसान है, तुम्हारा एक दोस्त है या तुम्हारा कोई जानने वाला इंसान है जो माइनॉरिटीज के बारे में बहुत खराब बोलता है, तो उसका एटीट्यूड चेंज अगर करना हो तो एटीट्यूड चेंज करने की भी कुछ टेक्निक्स हैं। परसुएशन, हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी से, परसुएशन टेक्निक से उसका थोड़ा थोड़ा माइंड ओपन करते हैं, उसकी बायसनेस को हटाते हैं, उसका माइंड चेंज करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट आपका है दैट इज योर परसुएशन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें और भी कई सारी चीज आएंगी, कैसे किसी का एटीट्यूड आप सोशल इन्फ्लुएंस से चेंज कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी में एटीट्यूड चेंज करना क्यों सबसे डिफिकल्ट काम है, ये भी एक टॉपिक है जिससे आपको पता चलेगा कि भैया इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत स्ट्रांगली एटीट्यूड फॉर्म हो जाते हैं। और मैं अपने जनरेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे से पहले वाली जनरेशन, हमारे फादर मदर तक की जनरेशन में आपको आपके घर में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनके अंदर आपको थोड़ा बहुत कास्टिज्म, थोड़ा बहुत ये रिलीजन को लेकर के जो थोड़ा एक्सट्रीमिज्म होता है, ये मिलेगा। ये बहुत कॉमन चीज थी पहले, लेकिन अब टाइम है जो आपको इन चीजों के साथ में ओवरकम करना है। उनको यूपीएससी नहीं पढ़ना था भाई, तुमको यूपीएससी पढ़ना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। इसी चैप्टर में हम बात करेंगे इमोशंस की भी, ये बड़ा मजेदार चैप्टर है। इसमें इमोशंस क्या है, इमोशंस कहाँ से आते हैं, कैसे इमोशंस होते हैं, इमोशंस कैसे हेल्प करेंगे एटीट्यूड में, एटीट्यूड डेवलप करने में, एटीट्यूड चेंज करने में, वो सब चीजें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 किस बारे में है भाई? चैप्टर नंबर 6 बहुत मजेदार टॉपिक है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर 6 है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जितना हम एथिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली करेंगे क्या इस एथिक्स का? अल्टीमेटली तो हमको सिविल सर्वेंट बन के यूज करना है ना। तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, अल्टीमेटली एथिक्स को अप्लाई किधर करना है, इनका फाइनल एप्लीकेशन तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ही करना है। तो अलग से एक चैप्टर एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना चाहिए। इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे कि ये आखिरकार कहाँ, इनके सोर्सेज क्या है, ये एटीट्यूड के अलग अलग सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें इंडियन सोर्सेज भी हैं,
वेस्टर्न सोर्सेज भी पढ़ेंगे, किस तरह से जो कॉन्शियस होती है वो कैसे डेवलप की जाती है, आपकी कॉन्शियस फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्या कॉन्शियस भी एक सोर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है एथिक्स का, उस रिलेशन के बारे में बताएंगे। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस कब होता है, आपके आपके अंतरात्मा में कब आपके सामने धर्म संकट आ जाता है, कैसे आपकी कॉन्शियस क्राइसिस हो जाती है, जब आपकी अंतरात्मा ही अच्छे और बुरे में फर्क ना कर पाए, तभी तो आपके करप्शन का बेस आपको बनेगा। करप्शन क्यों होगा, कब होगा? करप्शन तभी होगा जब आपके क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो जाते हैं, जब एक सिविल सर्वेंट गलत काम करने लग जाता है, दैट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, आपके अंदर वो नहीं रही। तो ये वाला टॉपिक जो है हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 6 में। इसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 किस बारे में है जी? तो चैप्टर नंबर 7 अगर आप देखोगे, साथ साथ नोट कर रहे हो, नोट करते जाना। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नीड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो टॉपिक करेंगे। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी चैप्टर में मौका मिलेगा हम जहां पे समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ये पूरा जो हम सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज जो हम कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोफाइल है कि आखिर पब्लिक सर्विसेज किसको कहते हैं, इसको डिटेल में समझोगे तो तुम अपने भविष्य में होने वाले जॉब प्रोफाइल को भी बेटर तरीके से समझ पाओगे। चैप्टर नंबर 7 में हमें मौका मिलेगा इस चीज के ऊपर पढ़ाई करने। नोट कर लीजिए, नोट कर लो। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चैप्टर 7 तक क्लियर हो गया? हाँ जी, चैप्टर 7 तक क्लियर है। चैप्टर नंबर 8 सिलेबस में, चैप्टर नंबर 8 जो होएगा उसमें आपको क्या करना है? चैप्टर नंबर 8 में क्या आएगा, आइए जरा देखते हैं। और हाँ सॉरी, एक चीज मैं बतानी भूल गया। यूनिट 2 में सिर्फ चैप्टर 5 था, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यूनिट 1 जो आपको मैंने बताई उसमें हमारे चैप्टर 1 to 4 है। यूनिट 2 जो हमारी है उसमें एक ही चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 5। और अभी जो हमने 2 चैप्टर किए हैं दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 3। ठीक है जी, अभी आपकी यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 आपकी रहेगी चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 9। तो 6 to 9 जो मैं आपको नोट करवाऊंगा वो सब यूनिट 3 का पार्ट रहेगा, यूनिट 3 में डाल देना। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्या है? चैप्टर नंबर 8 विच इज पार्ट ऑफ यूनिट 3। चैप्टर 8 में हम बात करेंगे एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड क्या होता है, कोई बता सकता है? एप्टीट्यूड क्या है? कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर मैं आपको पूछूं? एटीट्यूड अभी पढ़ा था, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में फर्क है ना। एप्टीट्यूड क्या होता है? आपके अंदर कोई नेचुरल टेंडेंसी, आपका कोई नेचुरल टैलेंट, आपकी कोई नेचुरल एबिलिटी। एप्टीट्यूड इज नॉट जस्ट द रैशनल थिंकिंग, आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जब हम कहते हैं भाई सचिन तो ना, सचिन तेंदुलकर वो तो पैदा ही क्रिकेट को खेलने के लिए हुआ था, विराट कोहली तो पैदा ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ था, देखो क्या टैलेंट है यार बंदे में, क्या टैलेंट है, समझ रहे हो? ये या लियोनल मेसी वो तो बना ही फुटबॉल के लिए। तो जब किसी इंसान में कोई एक ऐसा नेचुरल टैलेंट हो, एक ऐसा इनबिल्ट क्वालिटी उस इंसान में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे ना निशाने बहुत अच्छे हैं सर, पता नहीं मैंने कोई खास काम नहीं किया उस चीज के लिए, समझो, मतलब मेरे को अगर कोई चीज मारनी हो तो मेरे निशाने बहुत अच्छे हैं, ये किसी का टैलेंट हो सकता है ना। अब अगर आपको कोई इंसान उसमें ट्रेनिंग भी दे दे, आपके अंदर बड़ा अच्छा नेचुरल टैलेंट था, आप बॉल को बड़ा अच्छा हिट करते थे, आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है, वो आप एथलेटिक हैं,
आप बचपन से बहुत तेज भागते हो, तुमको भागने का बड़ा शौक है और भगवान की दया है कि तुम भागते भी बहुत तेज हो, तो तुम्हारा एप्टीट्यूड है, तुम्हारी नेचुरल एबिलिटी है टू रन फास्ट। एप्टीट्यूड के ऊपर ट्रेनिंग भी तुमको मिल जाए, देन यू हैव सक्सेस इन दैट फील्ड। किसी ने तुमको देख लिया कि भाई बच्चा भागता बड़ा तेज है, उसको ट्रेनिंग दे दो भागने की और वो बन जाएगा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। सो एप्टीट्यूड का मतलब है आपका एक नेचुरल एबिलिटी कुछ करने की, नेचुरल टेंडेंसी कुछ करने की। तो एप्टीट्यूड जो है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी सिलेबस का। जीएस पेपर 4 में एप्टीट्यूड क्या है और ये कैसे बाकी क्वालिटीज के साथ रिलेट करता है, हाउ एप्टीट्यूड इज रिलेटेड टू अदर क्वालिटीज, तो इनके बारे में भी करेंगे बात। कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका, किस तरह का एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है फॉर सिविल सर्विसेज। ऑफ कोर्स इस पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, सारी मेहनत तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए हो रही है, तो सिविल सर्विसेज के लिए कैसा एप्टीट्यूड डेवलप करना है उसके बारे में बात करेंगे। इसी में हमको चांस मिलेगा, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज की। देयर आर सर्टेन फाउंडेशनल वैल्यूज और सिविल सर्विसेज। आपको सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे क्या बिना ऑनेस्टी के सिविल सर्वेंट कामयाब हो सकता है? सोच के बताए, मैं तुम्हारा वापस स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। बिना ऑनेस्टी के क्या एक सिविल सर्वेंट ठीक होगा? बोलो। तो क्या मैं ये बोलूं कि सर बिना ईमानदारी के ये नौकरी कैसे हो सकती है? तुमको मैं बना दूं कल को आईएएस ऑफिसर, क्या बिना ऑनेस्टी के आईएएस ऑफिसर ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अरे सर ऑनेस्टी तो मतलब फाउंडेशनल वैल्यू है? कैन आई से दैट? एक एग्जांपल दिया है, बाकी क्वालिटीज आप बताओ आपके हिसाब से वो कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, ये मैं तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहता हूं। जैसे एक मैंने बता दिया भाई, हाँ इंटीग्रिटी, बहुत अच्छा, प्रियाज का आंसर आया इंटीग्रिटी, बहुत सही बात है। ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए यार, आपका कैरेक्टर होना चाहिए, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मोर नीडेड, एब्सोल्युटली 100%। सिंपैथी, एम्पैथी, नैन्सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ये बिल्कुल फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। एक सिविल सर्वेंट अगर सिंपैथेटिक नहीं होगा, एम्पैथेटिक नहीं होगा, वो कैसे सिविल सर्वेंट बन पाएगा? वो कैसे मदद करेगा लोगों की? टॉलरेंस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फाउंडेशनल वैल्यू बताई है मुस्कान ने। टॉलरेंस होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी, ताकि किसी को फेवर ना करे, उसको न्यूट्रल रहना, उसके अंदर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि अरे ये तो मेरे गांव का बंदा है, चलो इसका काम कर देते हैं, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी न्यूट्रल। आप पॉलिटिकल प्रेशर में तो नहीं आ रहे, आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा। नॉन पार्टिसनशिप, नॉन पार्टिसनशिप में आप किसी पार्टी को फेवर नहीं करोगे, आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है प्रद्युमन। महक ने भी आंसर दिया है, लीडरशिप होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सुधांशु जी कह रहे हैं पेशेंस होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सौरभ कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, सबके कितने शानदार आंसर है। तुम्हारी पहली क्लास है एथिक्स की, तुम्हारी पहली क्लास है, मेरी पहली क्लास थी, मेरे को ये वर्ड्स भी नहीं बताते, तो तुम सोचो तुम्हारा लेवल कितना ऊपर है। सो बिग क्लैपिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू, लिटरली ये आप लोगों की पहली क्लास है और आपकी सुपर परफॉर्मेंस है। ये होता है पार्टिसिपेशन का मजा। अब आपने मेरी एनर्जी को डबल कर दिया, मुझे मेरा लेवल और ऊपर करना पड़ेगा, तुम लोग मुझे रोज चैलेंज करना, ठीक है? ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास में आप इतने वर्ड्स आपको पता है, मेरे को लगता है आधी तैयारी तुम्हारी हो चुकी है, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा, ये भी अच्छी क्वालिटी है आशा, बिल्कुल। एथिकल वैल्यूज फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड मॉरल वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल, क्या बात है। मुझे लगता है बच्चे फुल पढ़ाई करके आए आज बहुत अच्छा आंसर है प्रियाज, बहुत अच्छा तो इसका मतलब समझे ना कि सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज हैं जरूरी, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है। ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा अभी से सिविल सर्वेंट के फील को महसूस करने में। तुम्हारा माइंडसेट जो चेंज करेगा ना,
वो ये चैप्टर है, चैप्टर 8। तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड इससे पहले वाला, और फाउंडेशनल वैल्यूज, अभी से उन पे काम करना शुरू करना है, ठीक है ना। एम्पैथी, कंपैशन, पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेशन, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसी यूनिट 3 का एक और चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। क्या पढ़ेंगे चैप्टर 9 में? चैप्टर 9 में बात होगी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस। क्या होती है जी? और अच्छा, ये वाला पार्ट कौन सा? देखो मैंने कल भी बताया था, ये एक ऐसा पार्ट है जो डायरेक्टली जीएस पेपर 2 वाला जो गवर्नेंस का आता है ना पार्ट, जीएस पेपर 2 का, उसमें भी काम आएगा। ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तो ये वाला चैप्टर वहां पे ओवरलैप करेगा। ये यहाँ पे पढ़ोगे तो उधर गवर्नेंस के क्वेश्चन लिखने में तुमको हेल्प मिलेगी। अगर किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, अगर तुमने जीएस पेपर 4, देखो समझो इस बात को, जीएस पेपर 4 अगर अच्छे से तैयार कर लिया, इसमें फिलॉसफी भी कवर हो रही है, फिलॉसफी के साथ साथ में साइकोलॉजी भी कवर हो रही है, इसमें सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट तुमको ह्यूमन बिहेवियर वगैरह का जो पार्ट है वो एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट तुमको जीएस पेपर 4 का अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे भी काम आएगा। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर है तो गवर्नेंस वाला जो पार्ट आता है जीएस पेपर 2 में, वहां पे भी काम आएगा। तो सोचो कितना फायदे का सौदा है, कितना फायदेमंद है जीएस पेपर 4 तैयार करना, कितनी सारी जगह इसका फायदा तुमको मिल जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जरूरी है गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे उठाएंगे, वो है एक सिविल सर्वेंट के लिए एथिकल डिलेमा क्या होता है, धर्म संकट क्या है, एथिकल डिलेमास, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे तुमको एज अ सिविल सर्वेंट। एज अ सिविल सर्वेंट तुम्हारे सामने किस तरह के एथिकल डिलेमास आएंगे, उनको कैसे डील करना है। और इसी के साथ साथ हम वो भी पढ़ेंगे कि हमारी सरकार ने क्या फ्रेमवर्क रेडी कर रखा है इस तरह, इस सिचुएशन में, ऐसी टफ सिचुएशन में सिविल सर्वेंट्स की मदद करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ फ्रेमवर्क तैयार करके रखा है, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और पब्लिक सर्वेंट के लिए, यूपीएससी सिविल सर्वेंट के लिए क्यों जरूरी है, इन चीजों के बारे में बात होगी। चैप्टर 9 खत्म, यूनिट 3 खत्म। अब आ जाओ यूनिट 4 पे। यूनिट नंबर 4 हमारा बनेगा चैप्टर नंबर 10। तो बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस के कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इंटेलिजेंस क्या है, इमोशंस क्या है, और यहीं पे जो बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, यहाँ पे ये भी समझेंगे इसके अंदर अंदर व्हाट इज ईक्यू वर्सेस व्हाट इज आईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन था। और इसके ऊपर तो पेपर में सवाल आया था, याद है ना, अभी 2023 का पेपर दिखाया था प्रीवियस ईयर का, उस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें कुछ मॉडल्स भी स्टडी करेंगे, सब मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और ईआई के कौन कौन से 2 मॉडल आपको पढ़ाऊंगा। एक मॉडल नंबर 1 होता है जिसको कहते हैं 4 ब्रांच मॉडल, वो पढ़ना जरूरी है पेपर के लिए, तो 4 ब्रांच मॉडल पढ़िएगा। 4 ब्रांच मॉडल किसने दिया था, मेयर एंड सलोवे का ये मॉडल है जो आपको स्टडी करना है, 4 ब्रांच मॉडल। और दूसरा आता है 5 कंपोनेंट मॉडल, 5 कंपोनेंट मॉडल। ये 5 कंपोनेंट मॉडल क्या होता है भैया, ये किसने दिया, डेनियल गॉलमैन। इनको कहते हैं फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। डेनियल गॉलमैन को कहा जाता है फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।
ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? तो इनके ये दोनों मॉडल्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं। अब अल्टीमेटली तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ोगे, तो ये भी तो पढ़ना जरूरी है ना कि क्या रोल प्ले करती है ईआई एक सिविल सर्वेंट के लिए, क्या रोल प्ले करती है एआई, एआई कह रहा हूं सॉरी, ईआई क्या रोल प्ले करती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि अल्टीमेटली इस सब्जेक्ट में तुम जो भी पढ़ोगे, तुमको लास्ट में हर चीज को कहां पे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेशन पे ला करके। एक चीज को कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, लास्ट में तुमको उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अल्टीमेट एम क्या है तुम्हारे, उसको उस चीज को सिविल सर्विसेज में कैसे यूज करना है। तो क्या रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस का सिविल सर्वेंट के लाइफ में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इनको भी आपको समझाया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा क्या डार्क साइड हो सकती है इस इमोशनल इंटेलिजेंस की, इस पे भी फोकस किया जाएगा चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, यूनिट 4 में एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। अब आ जाओ आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में आपका चैप्टर नंबर 11, यूनिट 5 चैप्टर 11 क्या है जी? चैप्टर 11 प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, याद आ रहा है कुछ ये वर्ड? कहां पे पढ़ा था ये वर्ड? अभी अभी कुछ देर पहले प्रोबिटी इन गवर्नेंस पे एक चीज हमने डिस्कस करी थी, याद करो। याद कीजिए, कहां पे सुना था ये वर्ड? अभी 2023 का पेपर देखा था? 2023 के पेपर में जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखाया था शुरू में, उसमें क्वेश्चन था ना प्रोबिटी इन गवर्नेंस के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जितने भी ये चैप्टर बताए हैं, अब मैंने आपको जो पहले आपको दिखाया था क्वेश्चन पेपर, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? मुझे बताना जरा एक बार। जो आपको स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया 2023 वाला, जो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया, क्वेश्चंस रीड कर रहे थे आपके लिए, क्या वो क्वेश्चंस और वो टॉपिक्स आप ढूंढ पा रहे हो इन चैप्टर्स में? थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, मगर थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है। तो ये आइडिया ठीक है, इसीलिए पहले क्वेश्चन पेपर दिखाया था कि क्वेश्चन पेपर देख करके जो एक बार डर लगना है वो लग जाएगा, उसके बाद पूरे कोर्स में डर नहीं लगेगा जब तुम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे। ये सबसे, ये मैं तो तुमको जो क्वेश्चन दूंगा वो तो रहेगा, पर एक चीज आपको करना है, एक चीज आपको अपने लेवल पे भी करनी है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाऊंगा, अल्टीमेट एम ये होना चाहिए आपकी और मेरी, हम दोनों के तरफ से अल्टीमेट एफर्ट ये होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा क्लास में, मैंने आपको जो पढ़ाया, उसे आप प्रीवियस ईयर से जरूर मैच करो। ये आपका होमवर्क मैं आज से दे रहा हूं। जो जो चैप्टर हम करते जाएं, जो जो टॉपिक, जो जो चैप्टर मैं आपको करवाता जाऊंगा, उसका आपको पीछे जाकर के लास्ट 5 इयर्स के, कम से कम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो वाला टॉपिक ढूंढना है। करोगे? करना है? लास्ट 5 इयर्स यानी कि 2019 2018 के बाद वाले, तो 2019 20 21 22 23, अभी सिर्फ 5 साल के बोल रहा हूं, लास्ट में थोड़ा और बढ़ाऊंगा, 10 साल के भी करवाऊंगा। कुछ कुछ जगह पे 10 साल के कर लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्ट्री के करने चाहिए, पॉलिटी के करने चाहिए, एथिक्स के करने चाहिए, कहां जहां नहीं करने होंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको अपने लेवल पे करना है, मैं बार बार रिमाइंड कराऊंगा, और जहां तक होगा मैं क्लास में डिस्कस भी करूंगा पीवाईक्यूज, मगर ये आपको अपने लेवल पे भी करना है। जो टॉपिक पढ़ा क्लास में, सर एक बार देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर में कुछ आया है क्या, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी छांटना और ढूंढना शुरू कर देना साथ साथ। मैं कोशिश करूंगा पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर हो सके उनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा ना। तो मैं पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को
चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर दूंगा। वो चैप्टर जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो क्लास के लास्ट में चैप्टर पूरा होने के बाद उसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज के वो भी दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर टेस्ट भी होगा। आपकी बारी संडे को टेस्ट है तुम्हारा, जो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? हाँ, पढ़ाई अच्छे से करना है, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं है। जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा एवरी वीक। अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगी एवरी वीक, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 प्रोबिटी पे आते हैं। चैप्टर नंबर 11 यूनिट 5 प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी का मतलब बता दिया था, कंफर्म्ड इंटीग्रिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग इनकरप्टेबल। एक आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी, आपको कभी कुछ भी करप्ट नहीं कर सकता, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है, उसे प्रोबिटी कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है गवर्नेंस के अंदर। क्यों जरूरी है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। ये इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसके बेसिस क्या है, प्रोबिटी के फिलोसफिकल बेसिस क्या है, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा फिलॉसफी के साथ भी जोड़ना पड़ेगा ये चैप्टर। और क्यों जरूरी है, वाई प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज नीडेड। और ये अगर होती है तो फिर कुछ प्रिंसिपल्स भी आपको पढ़ने होंगे। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबिटी। ये सब कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 11 यूनिट 5 में। ठीक, डन हो गया। अब आ जाओ जरा यूनिट 5 पे रहो। यूनिट 5 का ही चैप्टर 12, यूनिट 5 में ही आपका चैप्टर 12 में 3 चीजों के साथ डील करना है। 3 बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। यू हैव टू डील विद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अगर प्रोबिटी सीख लिया तो साथ में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीजें क्या हैं और इन तीनों चीजों के क्या क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टर है, क्यों जरूरी है, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। और इसी यूनिट 5 के अंदर ही एक आपका चैप्टर नंबर 13 होगा जिसके अंदर पूरा फोकस होगा द इशू ऑफ करप्शन। तो पूरा जो करप्शन के रिगार्डिंग, करप्शन क्या है, क्यों है, कहां है, क्या करना है, कैसे इंपैक्ट डालता है, वो सब याद है। क्वेश्चन आया था करप्शन के ऊपर, याद करो, पीवाईक्यू याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हमने एक वो भी किया था चैप्टर, अभी करप्शन के ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था, राइट? जब उसमें कुछ ऐसा करप्शन के ऊपर था, तो करप्शन के ऊपर तो एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और वो जीएस पेपर 4 में हम तैयार करेंगे, पेपर 2 में भी काम आएगा आपके, ठीक है जी? तो चैप्टर 13 करप्शन भी अपने को करना है प्रिपेयर। अब आपकी 3 यूनिट और हैं। यूनिट 6 तक हमने कवर कर दिया और यूनिट 5 तक सॉरी हमने कवर किया है। अब आ जाओ अपने यूनिट नंबर 6 में। बस 5 मिनट का काम और है, फिर हम शुरू करेंगे आज का अपना पहला चैप्टर। सिलेबस नहीं बताऊंगा, सीधा पढ़ाना चालू कर दूंगा। तुमको डायरेक्शन देना भी तो जरूरी है। आपको अपने लेवल पे भी पढ़ाई करो तो पता तो चले कि किन किन चीजों को पढ़ना जरूरी है। तो लिखो जरा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 14। चैप्टर 14 किस चीज के बारे में होगा, आओ जरा बता देता हूं। चैप्टर 14 इज अबाउट ensuring probity, ensuring transparency, ensuring accountability in governance। कैसे इंश्योर करनी है वो सारी क्वालिटीज जो तुमने पढ़ी चैप्टर 13 में, चैप्टर 12 में, वो कैसे इंश्योर करनी है। तो इसमें बहुत सारी तुम पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ोगे, बहुत सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस के बारे में पढ़ोगे। विजिलेंस का ऑफिस है, लोकपाल का ऑफिस है, आरटीआई एक्ट है, वो सब चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं जिनसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे गवर्नेंस के अंदर प्रोबिटी है,
वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में मौका मिलेगा तो एक बार फिर से पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में डिटेल में चर्चा होगी, पब्लिक सर्विसेज के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और वर्क कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। याद है ये वर्ड, अभी आपको वर्क कल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो वर्क कल्चर यहां से वो टॉपिक उठाया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमने वर्क कल्चर के बारे में देखा था। उसके बाद यहां तक हो गया, ये हो गया आपका चैप्टर 14 यूनिट 6 का। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 15, यूनिट भी अलग है, यूनिट नंबर 7, टोटल 8 यूनिट है। यूनिट 7 चैप्टर नंबर 15, यूनिट 7 चैप्टर 15 किसके बारे में है? दिस यूनिट एंड दिस चैप्टर इज अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ, किस किस के कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ moral thinker, contribution of great leaders, contributions of great reformers, contributions of great administrators, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स ग्रेट फिलोसफर्स। अब आप खुद बताओ, याद आ रहे हैं वो वाला टॉपिक याद आ रहा है? इसके ऊपर से 4 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ इस एक यूनिट से 4 क्वेश्चन याद है? वो जो हमने पढ़ा था, महात्मा गांधी ने की जो कोट के ऊपर सवाल था, जवाहरलाल नेहरू के कोटेशन के ऊपर सवाल था, स्वामी विवेकानंद के ऊपर सवाल था, और एक सवाल था गुरु नानक जी के ऊपर। अब सोचो यार, 40 नंबर, सीधा 40 मार्क्स तो इस एक यूनिट से आए हैं। ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो मैं स्टार मार्क 2-2 लगा दूंगा। ये भी हमारे लिए अलग से यूनिट 7 चैप्टर 15 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए लास्ट में रखा है मैंने। थोड़ा बोरिंग हो सकता है कहीं कहीं पे, बट इसको हम इंटरेस्टिंग, जितना उसके उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 15 आ जाओ, लास्ट यूनिट 8, लास्ट यूनिट है। आखिरी यूनिट में क्या पढ़ेंगे? लास्ट चैप्टर 16 में क्या पढ़ेंगे सर? यहां पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज, ethical issues in international relations, ethical issues in international organizations, and ethical issues in funding, इंटरनेशनल फंडिंग और इंटरनेशनल एड। ये पहले चैप्टर में नहीं पढ़ाता था। 2023 में आपने देखा ना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, उसके बाद से ये एक नया चैप्टर है जो मैंने ऐड किया है सिलेबस में, क्योंकि इस पे एक बार क्वेश्चन आया तो दोबारा भी सवाल आ सकता है। ये है बॉस आपका पूरा का पूरा एथिक्स का सिलेबस, लेकिन इसके ऊपर एक और चीज रह गई। आप बोलोगे सर ये, हाँ ये तो आपको पूरा बेसिक फ्रेमवर्क करा दिया, पर एक लास्ट यूनिट आपकी बचेगी। लास्ट यूनिट कौन सी है? सिर्फ केस स्टडीज की। एक लास्ट यूनिट भी आपको करवाऊंगा, लिख लो कहीं पे, लिखना चाहो तो यूनिट नंबर 9 जो रहेगी लास्ट वाली, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज को करेंगे डिस्कस, प्रैक्टिस के लिए भी और प्रीवियस ईयर वाली दोनों को करेंगे। क्या आप बच्चों को ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया? एक बार मुझे बता दो प्लीज, आर वी क्लियर विद द होल चैप्टर? आर वी क्लियर with the whole syllabus? यूनिट 5 में कितने चैप्टर हैं? कितने बताएं यूनिट 5 में? आपको लिखा होगा मैंने यहाँ। यूनिट 5 में कितने बताएं आपको? यूनिट 5 के जो बच्चे पूछ रहे हैं यूनिट 5 में कितने चैप्टर हैं? चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, 3 चैप्टर है। ठीक है, यूनिट 5 में पूछ रहे हो ना, तो यूनिट 5 में तो चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, 3 ही चैप्टर है। उसके बाद तो फिर यूनिट 6 में एक, यूनिट 7 में एक, यूनिट 8 में एक, यूनिट 5 में टोटल 3। आप मैच कर लेना, टोटल 9 यूनिट हैं और टोटल आपको चैप्टर मैंने बता दिए 17।
अगर लास्ट वाला भी जोड़ोगे तो। डन हो गया, सिलेबस का ओवरव्यू मिल गया। ठीक, अभी तुमको दूंगा 5 मिनट का ब्रेक, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद अब आप रेडी हो जाओ हमारे चैप्टर नंबर 1 के लिए। अब आप मुझे बताओ चैप्टर 1 क्या है। अब मैं आपसे पूछूंगा चैप्टर 1 क्या है हमारा, चैप्टर 1 किस बारे में है, क्या पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। अब तुमको मेरे से पहले से पता होगा, मैंने पूरा सिलेबस तुमको बता दिया। अब आप लोगों को एडवांस में पता है कि चैप्टर 1 में हम क्या करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट, यस, चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट ethics and human interface. This is going to be the chapter number 1. क्लियर है? लेकिन इसको पढ़ेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और 1-1.25 घंटा अभी हमें और पढ़ना है। चैप्टर 1 जरूर शुरू करेंगे। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको पूरा सिलेबस लगवाया है, पूरा सिलेबस जो आपको लिखवाया है, वो सिलेबस अपने सामने रखना, ठीक है। जब अगले नेक्स्ट 40-45 डेज जब तक आपकी ये क्लासेस चलेंगी, हर बार जब अपनी क्लास में आओगे तो सिलेबस अपने सामने रखना, ताकि आपको पता हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं पढ़ रही हूं, वो किस पर्टिकुलर चैप्टर में कहां मेरे को फिट करना है। एक और सलाह देता हूं, अगर मानोगे तो बहुत बढ़िया है, अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके एथिक्स के, उनका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल के, 6 साल के, 2018 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी ये पेपर है, अभी सारे निकालने को नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ जीएस पेपर 4 के एथिक्स के निकालने को बोल रहा हूं। एथिक्स के सारे पिछले क्वेश्चन पेपर 5-6 साल के निकाल लेना, और हो सके तो प्रिंट निकाल लेना। उसका फायदा क्या होगा, खाली पीडीएफ रहता है तो फिर आप लैपटॉप के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो। कभी कभी क्या होता है ना, चाय पीते पीते मन कर गया क्वेश्चंस पढ़ने का, केस स्टडीज पढ़नी शुरू करो। जब मैं केस स्टडी करवाऊंगा तब तो करेंगे ही, पर आपके पास एक हार्ड कॉपी में, प्रिंट में अगर रहेगा ना, तो आपको हमेशा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है जी, डाउनलोडेड देम यस्टरडे, हाँ डाउनलोड किया तो बहुत अच्छा है। जिस बच्चे ने नहीं किया है डाउनलोड, वो पिछले 5 साल के, 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिंट निकाल लेना, अपने सामने रखना, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, साथ साथ तुम्हारे सामने रहेंगे ना वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपके लिए इजी रहेगा। जो कंफर्टेबल है वो खाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लैपटॉप में पढ़ लेना। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं आप हार्ड कॉपी निकालो, प्रिंट निकालो, उसकी फील अलग है, उसके ऊपर कुछ नोट करना हो, पॉइंट आपके दिमाग में आ जाए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले ले, सब बच्चे ओके हैं 5 मिनट के ब्रेक के लिए? चलिए, 5 मिनट के ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। सर जो अभी पेज उनके नोट्स भी बनाने, हाँ जो अभी पढ़ेंगे उनके नोट्स बनाने, जी बिल्कुल बिल्कुल, रनिंग नोट्स बनाने। मैं आपके साथ पूरा पीडीएफ शेयर करूंगा, लेकिन पीडीएफ के साथ साथ जरूर कोशिश करना कि आप जो है अपने थोड़े थोड़े रनिंग नोट्स भी बना लो, आपको फायदा हो जाएगा क्लास का। ठीक है, हाँ तो आप लोग इतने क्वेश्चन पेपर वगैरह मुस्कान आप इनके साथ शेयर कर देना। अभी टाइम हुआ है 9:24, तो 9:29 पे क्लास रिज्यूम करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको, और रेडी हो जाओ फिर एकदम छलांग लगाने के लिए एथिक्स के